मलाबार एक्सरसाइज बेसिकली ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, बहुदेशीय, मल्टीलैटरल, जिसको हम बहुदेशीय कहते हैं, और बहुपक्षीय वो बोल सकते हो, ठीक है ना, बहुदेशीय या बहुपक्षीय, मल्टीलैटरल नेवल, नेवल एक्सरसाइज जिसमें नेवी शामिल होती है। तो चारों कंट्री की जो नेवी आएंगी और वो क्या करेंगे, वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, कि कैसे हमें अगर कोई अटैक हो गया तो कैसे हम लड़ सकते हैं मिलके, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो मतलब बेसिकली एक्सरसाइज, जैसे आपको कैसे आपका टेस्ट मैच कैसे होता है, क्रिकेट में होता है ना टेस्ट मैच, फाइनल मैच से पहले आपस में पहले मैच खेलते हैं, तो जस्ट लाइक वैसे ही है। तो ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज ये शुरू हुआ था पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच में, स्टार्ट हुआ था इंडिया एंड यूएस के बीच में इन 1992, स्टार्ट हुआ इंडिया यूएस के बीच में इन 92। उसके बाद में 2015 में 2015 में 2015 में जापान आ गया, ठीक है ना, इन लोगों को ज्वाइन कर लिया जापान, जापान प्लस इंडिया प्लस यूएस, और ये हो गया ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। 92 में ये था बायलेटरल, 92 में बना बायलेटरल, बायलेटरल मतलब सिर्फ जहां दो दो देश होते हैं, ठीक है, द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षीय, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया कब, 2020 में, इसमें इसी में शामिल हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये बन गया मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। क्वाड अलग ग्रुपिंग है, क्वाड में क्या होता है कि बस सभी लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वहां पर बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। यहां पर क्या होती है, यहां पर इनकी नेवी, चारों देश की नेवी आती है, वो लोग आपस में अभ्यास करते हैं, यहां पर पॉलिटिशियंस नहीं आते हैं। ये मलाबार एक्सरसाइज और क्वाड में फर्क समझना, मलाबार में नेवी आएगी, नेवी पार्टिसिपेट करेगी, नेवी अपना एक्सरसाइज करेगी। क्वाड में चारों देश के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क समझना दोनों में। एंड देन अब, और ये इसका भी पर्पज क्या था, आप इसका भी पर्पज आप समझ ही सकते हो, फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक। आप देख सकते हो कि चारों कंट्री, ये वही चार कंट्री हैं जो लोग क्वाड में भी हैं, है ना, क्वाड वाले। तो यानी क्वाड में पॉलिटिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये लोग कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, यहां पर ये लोग स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं नेवी पे। तो और क्यों क्यों नेवल में कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में चाइना से उनको रिस्क है, क्योंकि यहां पर ओशन में रिस्क है, तो ओशन में रिस्क है तो हमारी नेवी यहां पर स्ट्रांग होनी चाहिए ना, तो इसलिए नेवल एक्सरसाइज होता है। गॉट इट। तो यहां पर हम लोग एक और कोऑपरेट करते हैं, तो मतलब जब भी चाइना से मतलब कि हम ये चारों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन की बात आए, तो आप सिर्फ क्वाड का नाम मत लो, या क्वाड के बारे में मत लिखो, क्वाड लिखो, मलाबार एक्सरसाइज लिखो। और यहां पर क्या होता है, और और इसका पर्पज तो आप लिख ही लियो ना, इसका भी पर्पज यही है, इसका भी एम यही है, फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, ये मलाबार एक्सरसाइज का एम।
तो और फिर और कहीं भी हम लोग कॉपरेट करते हैं इसके अलावा? और बताओ, इसके अलावा और कहीं कॉपरेट? बोलो। हाँ जी। फ्रांस की सेना के साथ? वो तो अलग होता है, वो तो अब बायलेटरल तो हमारा बहुत सारी कंट्री के बीच में है, इन चारों कंट्री के बीच में है। और कहीं? 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, याद है? जो 2+2 डायलॉग क्या होता है? हाँ, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज, मतलब कौन कौन से, चाहे अगर इंडिया यूएस के बीच में, और कौन से कंट्री किसके साथ होता है हमारा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया एंड, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। और हम कोऑपरेट करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। 2+2 डायलॉग। यूएस 2+2 डायलॉग किस किस के बीच में है? इंडिया, यूएस, इंडिया का यूएस के साथ में है, फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया, और भी किसी के साथ में है? नहीं पता है? रसिया। ठीक है। टू यूएस के साथ हुआ 2018 में स्टार्ट, जापान के साथ हुआ 2019 में स्टार्ट, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ 2021 में, और रसिया के साथ भी हुआ 2021 में। ये जो 2+2 डायलॉग होता है, ये होता है बिटवीन दोनों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ सोनू, वो एक्चुअली वो सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए है, वो एक्चुअली सिर्फ उसे कहते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इस सेंस में क्वाड है, वो सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए मेनली है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप किया है ना पहले? ऐसे का देख रहे हो जैसे कि पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। सो 2+2 डायलॉग में दोनों देश के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जो भी कॉमन चैलेंजेस है, कॉमन प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में हो, चाहे क्लाइमेट चेंज में हो, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी में हो, इन एनी सेक्टर, और टेक्नोलॉजी में हो, हर जगह वो लोग अपना कुछ कॉमन ग्राउंड्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन खोजते हैं। ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि हम कहां कहां कर रहे हैं, चारों कंट्री आपस में कोऑर्डिनेशन, एक क्वाड में पॉलिटिकल लेवल पे, फिर उसके बाद हाईएस्ट लेवल में। क्वाड में मतलब बेसिकली देश के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। फिर मलाबार एक्सरसाइज में हमारी नेवी जाती है, नेवी एक्सरसाइज करती है। फिर 2+2 डायलॉग में हमारे डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस करते हैं।
देख रहे हो? तो इस तरीके से 3 अलग अलग फोरम है जहां पर हम लोग ये चारों कंट्री के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और मेनली जो हमारा फोकस है ऑफकोर्स इंडो पैसिफिक रीजन है। ठीक है? तो ये कभी भी ये क्वाड की बात आया तो आपके दिमाग में तीनों चीज आनी चाहिए, क्वाड, मलाबार एक्सरसाइज एंड देन 2+2 डायलॉग, क्योंकि चारों कंट्री के साथ हमारा ये तीनों सिस्टम चलता है, और मोर और लेस ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है, बस खाली तरीका अलग अलग है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। ठीक? अब उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ चीजें और हो रही हैं इसी से रिलेटेड। एक और नई ग्रुपिंग आया, जिसका नाम क्या है? क्या है सोनू बताओ? हाँ, P5? वो तो अलग है, वो तो इसके लिए वीटो पावर के लिए यूनाइटेड नेशन का है, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो अलग है। यहाँ पर मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूँ। ऑकस, ऑकस सुने हो? ऑकस, ऑकस। ऑकस सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना? सोनू आप ऑकस का बता रहे हो? आप ऑकस के बारे में बता रहे हो सोनू? ऑकस सबने सुना है, किसने नहीं सुना है ये बताओ पहले? सबने नहीं सुना हो? चलो कोई बात नहीं, बाकी सबने सुना है? सुना है? कहाँ पे सुना है? न्यूज़पेपर में? चलो ठीक। और ऑकस बेसिकली ये ग्रुपिंग है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग है 3 कंट्री का। सोनू इसमें जापान नहीं है, बाकी तीनों कंट्री है, आपने सही बताया, जापान नहीं है। ये देखो मैं एक बता देता हूँ कैसे, नाम नाम में ये जो ऑकस है ना, इसी में तीनों कंट्री का नाम छुपा हुआ है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है इतना, आप जो दिमाग लगा रहे हो। ए से कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस ये कौन है? यूके। ये कौन हो गया? यूएस। बस सिंपल है। ठीक है? और इसके ऊपर इस बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था, इसी साल मेंस में क्वेश्चन आया था, तो बता दे रहा हूं मैं। सो ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इन तीनों के बीच में क्या है ये? ओके सोनू, जापान पे आने की बातचीत चल रही है, ठीक है, अभी अभी नहीं आया है, डिस्कशन तो बहुत चीज चलते रहता है, अभी फिलहाल जो है हम उसकी भी डिस्कस करते हैं। ठीक है? सो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये जो है ये इन तीनों के बीच में सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ठीक है? मैंने क्या कहा था, क्वाड जो है वो सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। जब ये ऑकस बना था तो ये बातचीत चली थी कि क्वाड क्या है, ये सिक्योरिटी ग्रुपिंग है तो क्वाड क्या है, और इसीलिए इस बार क्वेश्चन आ गया। और क्वाड पिछली साल ही बना था, सॉरी ऑकस पिछली साल ही बना था, और इस साल क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में। तो ऑकस जो है, इन लोगों ने, यूएस के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों ने कहा कि ये सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, लेकिन क्वाड सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, उन लोगों ने क्लैरिफाई किया था, तो इसलिए ध्यान रखना बात। तो ये है सिक्योरिटी ग्रुपिंग। सिक्योरिटी ग्रुपिंग का मतलब हो गया लाइक नेटो की तरह सॉर्ट ऑफ। ठीक है? मतलब जहां पर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, जहां पर डिफेंस सेक्टर में सिर्फ कोऑपरेशन होगा एक्सक्लूसिवली। ओके? इन तीनों कंट्री के बीच में। अब हुआ क्या कि ये इसमें हुआ क्या ऑकस में, मतलब आखिर कर क्या रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग, कुछ आइडिया है? सोनू बताओ, ऑकस में क्या कर रहे हैं? ऑकस क्यों बना? हम्म? हाँ? हम्म। हाँ कौन, लेकिन कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट मतलब? नहीं, नेवल के लिए, हाँ नेवल के लिए है, लेकिन मेन मतलब कौन सा इक्विपमेंट बेसिकली, किस टाइप की टेक्नोलॉजी, मेनली टेक्नोलॉजी कौन सी है?
हाँ वो है न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, जिसमें कि वो सबमरीन जो पनडुब्बी जो होती है बेसिकली, तो वो सबमरीन जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हो, जो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है पानी के अंदर से ही, ठीक है, वो सबमरीन जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी करता हो, और कभी भी अगर लड़ाई हो तो जरूरी नहीं है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन से ही छोड़ना हो, वो पानी के मतलब जो जहाज रहेगी, पनडुब्बी रहेगी, वो पानी के अंदर रहेगा, वो कहाँ रहेगा भाई वो तो कोई नहीं जानता है, और अगर उनको अटैक करना होगा तो वो सबमरीन से वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि पानी के अंदर से कैसे होता होगा, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो होता है, ठीक है। यस यस यस, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोनू। तो अब चलो, ये हुआ क्यों, इसका एम क्या है, इसका एम है बेसिकली दिस इज अ डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट और डिफेंस पैक्ट जो कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे विल प्रोवाइड टू ऑस्ट्रेलिया। कौन देगा, यूएस देगा टेक्नोलॉजी और यूके डेवलप करेगा, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन, यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगा, यूके डेवलप करेगा, तो इस तरीके से यूएस और यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो भी है न्यूक्लियर सबमरीन देंगे वो लोग उसको, ठीक है, या न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे वहां पर। याद रखना ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं लोग, कौन दे रहा है, यूएस एंड यूके। सो इसके पास भी ताकि क्या होगा, इसके पास भी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट हो सकता है, ओके। अब हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम हो गया था, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि पहले फ्रांस से इन लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले फ्रांस से एग्रीमेंट किया था, ठीक है, और फ्रांस से वो लोग कन्वेंशनल सबमरीन ले रहे थे। कन्वेंशनल सबमरीन मतलब जहां पर उसमें न्यूक्लियर नहीं रहेगा, मतलब सबमरीन रहेगा, बाकी सब चीज रहेगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रहेगा, ऐसा ले रहे थे। लेकिन यूएस और यूके ने ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया कि आप जो फ्रांस से जो सबमरीन लेने वाले हो वो तो न्यूक्लियर कैपेबल है नहीं, ठीक है, लेकिन इंडियन पैसिफिक ओशन में चाइना का थ्रेट बढ़ते जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया इसीलिए क्वाड और मलाबार ये सब में आया हुआ है, आप देख सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया। तो ऑस्ट्रेलिया को इन लोगों ने ऑफर किया, यूके यूएस ने, कि आप हमसे न्यूक्लियर सबमरीन ले लो, फ्रांस से कन्वेंशनल सबमरीन लोगे, उतना पैसा खर्चा करोगे, उससे अच्छा हमसे न्यूक्लियर सबमरीन ले लो। डील हो गया बेसिकली। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस वाला जो डील था उसको कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, और वो $1 बिलियन का, मतलब $1 बिलियन का वो डील था। तो फ्रांस को नुकसान हो गया, हुआ ना लॉस, क्योंकि उनका जो वेपन उतना बिकता वो नहीं बिका, लॉस हो गया, एक तरह से फाइनेंशियल लॉस। तो इसलिए फ्रांस गुस्सा हो गया, मतलब फ्रांस अपसेट हो गया इन लोगों से, यूएस और यूके से, क्योंकि ये लोग सब अलाय हैं नाटो में, फ्रांस यूएस यूके ये सब नाटो में अलाय हैं, पता है ना आपको। तो फ्रांस ने क्या बोला कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आप हमारे दोस्त कहते हो हमें, और हमारी जो डील हो रही है आप हमारे डील को ही आप कैंसिल करवा दिए, ठीक है। तो इस वजह से फ्रांस और यूएस और यूके के बीच में थोड़ा सा रिलेशन स्ट्रेन चल रहा है। तो आप अगर कुछ न्यूज वगैरह में डेवलपमेंट देखोगे इस तरीके से कि फ्रांस कुछ मतलब अलग डिसीजन ले रहा है, तो वो इस वजह से ले रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक बिजनेस डीलिंग भी है एक तरह से, और सिक्योरिटी डीलिंग भी है। अब इसमें हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना से खतरा लग रहा था, और यूएस को भी चाइना से खतरा है। तो यूएस ने क्या सोचा कि ऑस्ट्रेलिया को हम एम्पावर करें, यहां पर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा पावरफुल बनाएं, ताकि हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में होल्ड रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों ही स्ट्रांग अलाय हैं, ठीक है, दोनों ही सहयोगी हैं। तो इसलिए यूएस ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करना चाह रहा है न्यूक्लियर सबमरीन देके, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो सबके पास नहीं है। कितनी कंट्री के पास है, आपको आइडिया है कुछ? किसके पास? 6, यस, कौन कौन सा?
हाँ, ओके, हाँ, ओके, नहीं, इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। ठीक है, मतलब देख सकते हो कि इंडिया इज अमंग दीज 6 कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। मतलब इंडिया, हम लोग इतने पीछे भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, और हम उस कंट्री, उस एलिट ग्रुप में हैं, सिर्फ 6 लोगों के पास पूरी दुनिया में है ये न्यूक्लियर सबमरीन। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 कंट्री के बीच में है, और ऑस्ट्रेलिया को ये लोग दे देंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी इस एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ओनली 6 कंट्रीज आर हैविंग न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी। यूएस के पास था, यूएस ने यूके को दिया, यूएस, यूके, देन फ्रांस, देन रसिया, एंड देन चाइना, एंड देन इंडिया। और अब ये लोग जब दे देंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी हो जाएगा। अभी फ्यूचर में होगा ऑफकोर्स, अभी तो डील हुआ है। ठीक है, अभी तुरंत ऐसा नहीं कि आज डील हुआ और आज आ गया। कोई छोटी मोटी बाइक थोड़े है वो कि रातों रात आ जाएगा। तो ये ओनली 6 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना, सबमरीन, युद्धपोत जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा, और टू बेसिकली काउंटर चाइना, मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और फ्रांस क्यों अपसेट हुआ ये समझ में आ गया, क्योंकि उसकी डील ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया। क्योंकि उसको जब अच्छा मिल रहा है तो वो मतलब चालू मार लेके क्या करेगा, एक तरह से, समझ गया। तो वैसा हो गया। यस यस, सुनो, जापान नहीं है, रसिया भी है, रसिया भी के पास भी है सोनू। अब ये ऑकस तभी बना, न्यूक्लियर सबमरीन 6 कंट्री को दे देगा, सॉरी 6 कंट्री के पास है, ये ऑस्ट्रेलिया को ये लोग दे देंगे, तो इसलिए सिक्योरिटी ग्रुपिंग बन गया इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इसी में एक और चीज है, एक और 5 आइज, 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, सुने हो कभी 5 आइज? चलो ठीक है, बता देता हूं। और इससे ये ध्यान रखना कि ऑकस से दिक्कत किसको हो रहा है, चाइना को। तो ये ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज टू काउंटर चाइना, सो चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है। और फ्रांस को प्रॉब्लम तो बेसिकली बिजनेस डीलिंग की वजह से हुआ है। अब 5 आइज अलायंस क्या है? 5 आइज अलायंस क्या सोनू, क्या नो लिख रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? इट इज अ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब आपको पता ही होगा, खुफिया जानकारी, खुफिया जानकारी जो होती है, खुफिया जानकारी साझा करने का। ठीक है, खुफिया जानकारी साझा करने का अरेंजमेंट है ये। मतलब बिटवीन होम, बिटवीन कौन कौन सी कंट्री, एनी आइडिया, एनीवन? ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि 5 आइज अलायंस न्यूज में आया था जब ऑकस आया है, तो उसी के दौरान इसकी भी कभी कभी डिस्कशन होता है। क्योंकि इसमें
कौन कौन सी कंट्री हैं? इसमें है पहले यूएस, कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड देन यूके। ठीक है। फाइव आइज अलायंस जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है, खुफिया जानकारी साझा करने का व्यवस्था है, जहां पर ये 5 कंट्री यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों आसपास में है, यूएस कनाडा दोनों पास में है, और यूके जो यूरोपियन कंट्रीज है, इन पांचों के बीच में ये ग्रुपिंग हुआ कि हम एक दूसरे से इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी, जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक जो जानकारी है डिफेंस सेक्टर से, वो हम साझा करेंगे। आपको पता होगा कि हर कंट्री के पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, राइट? पता है ना? ये इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कौन है, आपको पता है? हाँ, रॉ है। रॉ है जो वो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और नेशनल इंडिया में कौन है? यस, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो अगर दिल्ली में कौन क्या कर रहा है, या फिर मान लो यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इंडिया के अंदर कोई क्या कर रहा है, कोई देश को हानि पहुंचाने के लिए या सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए कोई कोई काम कर रहा है, उसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना, वो काम कौन करता है? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। और अगर इंडिया के बाहर, यूके में, फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान में, इस तरीके, अफगानिस्तान में, वहां पे कोई अगर इंडिया पे अटैक करने वाला है क्या, या अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है क्या, तो वो जानकारी हमें किससे मिलती है? क्योंकि हमारे रॉ के ऑफिसर्स होते हैं वहां पर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसके ऑफिसर्स वहां पर होते हैं। ठीक है। ऑफकोर्स अपना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके नहीं, वो खुफिया मतलब जासूस, जैसे आपने सुना होगा, जासूस बन के रहते हैं। तो ये ध्यान रखना। उसी तरीके से हर कंट्री के बीच में है, यूके में भी है, यूएस में। मूवी वगैरह आपने जेम्स बॉन्ड वगैरह की बहुत सारी मूवी देखा होगा, जेम्स बॉन्ड की मूवी जो हॉलीवुड में बनती है, तो इसी के ऊपर पूरा है। ठीक है, स्पाई के ऊपर है। और इंडिया में तो रॉ के ऊपर बहुत सारी आजकल मूवी बन रही हैं। हाँ, बहुत सारा। वो कौन सा था, एक अक्षय कुमार का था ना बीच में, हाँ कौन सी? हाँ, बेल बॉटम था, और एक और था कोई, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। चलो ठीक है, सब बहुत सारी मूवी है। तो रॉ करके एक मूवी थी, जॉन अब्राहम की भी थी एक, रॉ मूवी का नाम ही था रॉ। तो इस तरीके से ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, और ये बना कब था? बेसिकली ये बना था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। मेनली ये 1946 से 1991 तक ज्यादा एक्टिव थे, क्योंकि कोल्ड वॉर में रशिया के खिलाफ इनको, ये आप देख सकते हो कि पांचों कंट्री ये अलाय हैं, सहयोगी हैं एक दूसरे के, और डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं। ठीक है। तो रशिया, जब यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिससे जब इनका प्रॉब्लम चल रहा था कोल्ड वॉर के दौरान, तो उस टाइम इन लोगों ने ये इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट किया था, और उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव थे। ऑफकोर्स अभी भी है ये एग्जिस्टेंस में, लेकिन उस टाइम पे इनका बहुत ज्यादा रोल था। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें से यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ये तीनों ऑकस बनाए हैं। ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया था, क्योंकि इसी तीनों के मेंबर हैं। तो ऑलरेडी इनके बीच में फाइव आइज अलायंस था, और इन लोगों ने अब नया एक ऑकस भी बना लिया। ठीक है। ये तीनों, ये दोनों नहीं। अब यहां तक समझ में आ गया। सो जब भी इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सबसे मैटर डिस्कशन हो, तो आपके दिमाग में ये सब चीजें, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुपिंग, ये सब आनी चाहिए। क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा के बनाया, क्वेश्चन अलग से कुछ थोड़े बनता है। आपको क्या होता है कि आप कुछ एक दो चीजें याद रखते हो, बाकी चीज भूल जाते हो। उसमें आप कॉर्ड याद रखोगे, मलाबार भूल जाओगे, या ऑकस याद रखोगे, कॉर्ड भूल जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें, आपको कोऑर्डिनेशन, लिंक याद रखना चाहिए। ऑकस का जब बात आया तो फाइव आइज अलायंस को मेंशन करो, कॉर्ड की बात आए तो आप फिर मलाबार एक्सरसाइज 2+2 डायलॉग को मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने ये पांचों चीजों को एक साथ डिस्कस कर लिया, ताकि ये सारा इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो आपको एक ही बार पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा इंडो पैसिफिक में जितने ग्रुपिंग्स हैं मेनली। बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेजर है। रॉ आईबी में क्या फर्क है? मैंने बता दिया सोनू, रॉ आईबी में फर्क। आईबी देश के अंदर काम करता है इंटेलिजेंस, रॉ बाहर काम करता है। और एनआईए बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये कोई भी टेररिस्ट रिलेटेड कोई क्राइम होता है
टेररिस्ट एक्टिविटी, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गया तो पुलिस वगैरह जनरली नहीं जाते, पुलिस जाते हैं, लेकिन एनआईए उस केस को तुरंत टेक ओवर कर लेता है और उस केस को जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए करता है, कहीं पे भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है तो। ठीक है, बाकी मर्डर चोरी वगैरह ये सब हुआ तो उसके लिए तो पुलिस है ही। गॉट इट। चलो अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, देन विल लीव आज का टॉपिक। लास्ट आज का पॉइंट है वो है, चाइना ने एक अभी रिसेंटली सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया हुआ है, सुना है न्यूज़ में आप लोगों ने, किसी कोई कंट्री के साथ में। चाइना ने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है किसके बीच में? सैल्मन आइलैंड। सैल्मन आइलैंड, सैल्मन आइलैंड्स कंट्री जो है, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है? सिक्योरिटी पैक्ट। सिक्योरिटी पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, समझौता। ये कंट्री है, सैल्मन आइलैंड जो है ये कंट्री है, ठीक है, छोटा सा, मतलब बहुत सारे द्वीप मिला के कंट्री, उसके छोटे छोटे द्वीप हैं ये पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में ये है सैल्मन आइलैंड। आप मैप में देखना, बड़ा कंट्री नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखता है, तो आप मैप में जाके आज देखना आपको दिखेगा, पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक, सो चाइना और सैल्मन आइलैंड ने क्या किया है, एक सिक्योरिटी, जैसे हम अभी ऑकस हुआ, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, नाटो हुआ, तो उसी तरीके से चाइना ने सैल्मन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया। अब ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं सबको, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड आया, मालाबार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसी को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ने ऑकस ला दिया। फाइव आइज अलायंस तो पहले से था, पहले यूएसआर के लिए काम करता था, अब मान लो चाइना के लिए काम करेगा, और अब तो चाइना भी तो कुछ करेगा। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने सैल्मन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब सैल्मन आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, और आपको पता है कि यूएस भी पैसिफिक ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है ना। तो अब चाइना जो, मान लो कि यहां पर ये इंडिया है, यहां पर चाइना है, यहां पर चाइना है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर यूएस है, और यहीं पर यहां पर इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह है, और यहीं पर ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, और यही इसी का नाम सैल्मन आइलैंड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह एक बड़ा सा भूभाग नहीं है या बड़ा सा लैंडमास नहीं है कि जो सैल्मन आइलैंड जिसको बोल सकते हैं, ऐसे छोटे 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 आर्चिपिलाजो जिसको बोल सकते हैं, द्वीप समूह जिसको बोलते हैं, तो द्वीप आर्चिपिलाजो है वो। ठीक, तो ये अब क्या किया चाइना ने इसके साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये कहा, अब ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट में क्या है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट में ये है कि सैल्मन आइलैंड जो है ना, यहां पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, मतलब यहां पर जो सरकार के खिलाफ में इंस्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कि लोग आपस में विद्रोह करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं और वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, सिविल वॉर सॉर्ट ऑफ होता है वहां पर। ठीक है, वहां पर सरकार के खिलाफ भी लड़ते हैं और आपस में भी लोग लड़ते हैं, एथनिक क्लासेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर। तो इस वजह से ये जो सैल्मन आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करते रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में है, तो ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी के लिए ये इसका स्टेबल रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे अपना इंडिया के स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान को और अफगानिस्तान का सेफ रहना जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होगा, अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम होगा, तो इंडिया भी अफेक्ट होगा। अगर यहाँ पर टेररिस्ट बढ़ेंगे तो इंडिया को भी खतरा होगा ना। तो उसी तरीके से सैल्मन आइलैंड में भी कोई दिक्कत होगा तो ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होगा। तो इसी तरीके से, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, सैल्मन आइलैंड को हेल्प प्रोवाइड करता है अपने डिफेंस फोर्सेस वगैरह को भेज के। यहाँ पर कुछ लोग अगर विद्रोह करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो सैल्मन गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे हेल्प मांगती है और ये लोग अपने फोर्सेस को भेजते थे। लेकिन हुआ क्या कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने इन लोगों के साथ, चाइना के पास इकोनॉमिक पावर है, तो चाइना ने इकोनॉमिक पावर और सिक्योरिटी पावर को, डिफेंस पावर को यूज करते हुए सैल्मन आइलैंड के गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया कि आप हमसे एग्रीमेंट कर लो और हम अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर आपकी सरकार के खिलाफ कोई भी विद्रोह होता है या कोई भी दंगा फसाद होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम आप अपनी फोर्सेस को भेज के उसको शांत करवा देंगे।
ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या होगा, इससे दिक्कत हो गया यूएस को और ऑस्ट्रेलिया को, मेनली न्यूजीलैंड को, जो भी पैसिफिक कंट्रीज में है, पैसिफिक ओशन में है जो, तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो गया? यस, क्योंकि चाइना की जो नेवल जो शिप है, जो नेवल वॉरशिप्स जो है, वो क्या करेगी, ऑफकोर्स ये समुद्र है, ठीक है ना, तो जब ये समुद्र है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो ये पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर जापान है और यहाँ पर यूएस है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस के रिलेशन अभी सही नहीं चल रहे हैं चाइना के साथ। तो अगर चाइना की फोर्सेस यहाँ पर सैल्मन आइलैंड में आ जाए, या चाइना की जो शिप है वो यहाँ के पोर्ट पे आ जाए, तो कभी भी अगर वॉर होगा यूएस या ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया को यहां से डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है चाइना से, क्योंकि चाइना उनके काफी पास पहुंच सकता है, हो सकता है ना। और दूसरा, ये तो हो गया डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है, तो ये यहीं से रास्ता, यहाँ जो पैसिफिक ओशियन से रास्ता आता है, मलक्का स्ट्रेट होते हुए इंडियन ओशन में जाता है। तो ये पैसिफिक ओशन से जो शिप्स आएंगी, तो ये सैल्मन आइलैंड के पास से ही तो जाएंगी, समझ रहे हो बात को? क्योंकि जो पैसिफिक ओशन, जो यूएस वगैरह के, यूएस कनाडा, इन लोग की जो शिप, अगर इन लोगों को इंडिया के साथ बिजनेस करना है, तो इंडिया के साथ अगर शिप भेजना है तो वो लोग यहाँ से भेजेंगे, तो सैल्मन आइलैंड बीच में है यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, इसको क्रॉस करते हुए या तो इधर से आए या तो यहाँ से आए, इसको क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पर ये लोग मलक्का स्ट्रेट पहुंचेंगे। तो लेकिन मलक्का स्ट्रेट पहुंचने के लिए पहले सैल्मन आइलैंड के पास से जाना पड़ेगा ना, यानी मलक्का स्ट्रेट से पहले एक ब्लॉकेज यहाँ पर आए, सैल्मन आइलैंड। अगर सैल्मन आइलैंड में चाइना आ गया तो मलक्का स्ट्रेट से पहले उनको यहीं ब्लॉक कर देगा, वो मलक्का स्ट्रेट पहुंचने ही नहीं देगा उनको। उनको सैल्मन आइलैंड में उसकी जो फोर्सेस रहेंगी, यहां पर जो फोर्सेस रहेंगी, तो यहां से जो भी शिप्स जाएंगी, उन शिप को क्या करेगा, वो यहीं पे ब्लॉक कर सकता है अगर वॉर वगैरह हुआ तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड है, ट्रेड अफेक्ट हो जाएगा, मेरी टाइम ट्रेड जो है, समुद्री जो व्यापार है, वो अफेक्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए ये इकोनॉमिक एंगल से भी यहां पर प्रॉब्लम है इन लोगों को, रिस्क है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क, ये इस टाइप का रिस्क इन लोगों को यहां पर हो रहा है, क्योंकि चाइना का यहां पर फुटहोल्ड यहां पर हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा यहां पर स्टैब्लिश्ड। गॉट इट? तो ये प्रॉब्लम है, ये सिक्योरिटी पैक्ट से इसलिए इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और ऑफकोर्स जितना चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर यहां से ये लोग शिप को ब्लॉक करेंगे तो इंडिया का भी तो बिजनेस अफेक्ट होगा, तो इनडायरेक्टली इंडिया भी अफेक्ट होगा, बट डायरेक्टली ये लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? एनी डाउट? ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं बस, एंड देन विल गो, बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस क्या है ये सिक्योरिटी पैक्ट वो लिख लो। ये जो है, जो चाइनीज वॉरशिप्स, जो चाइनीज वॉरशिप्स हैं, विल बी परमिटेड टू डॉक ऑन द आइलैंड्स। मतलब जो सैल्मन आइलैंड्स है, वहां पर जो चाइनीज वॉरशिप है, जो उनके जो युद्ध वाली जो जहाज होती हैं, वो यहां पर उनको परमिशन दिया जाएगा सैल्मन आइलैंड पे, उनको वहां पर आने की, उनको वहां पर रुकने की। डॉक मतलब बेसिकली वो जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, तो जहां पर वो शिप वगैरह आके रुकती हैं, तो वो दे कैन डॉक ऑन द आइलैंड्स, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर चाइनीज वॉरशिप अगर यहां पर आ जाएंगी तो उससे क्या दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो जब वहां पर आ जाएंगे तो उन लोग के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और ये लोग क्या करेंगे मेनली, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि दे विल असिस्ट सैल्मन आइलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस।
ये लोग सैल्मन आइलैंड के सिक्योरिटी फोर्सेस को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब जो सामाजिक जो भी शांति व्यवस्था है उसको बनाने में ये लोग मदद करेंगे। जो उनकी फोर्सेस आएगी वहां पर, तो जो भी मैंने बताया ना कि सैल्मन आइलैंड में जो विद्रोह वगैरह जो चलते रहता है सरकार के खिलाफ, तो वो जो विद्रोह वगैरह है, वो जो अशांति है, वो सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने में चाइनीज जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसे हेल्प करेंगी, सैल्मन आइलैंड की गवर्नमेंट को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये मेनली था। और इनको दिक्कत क्यों हो गया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, ये तो क्लियर हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम था बस। और हाँ, ये सिक्योरिटी पैक्ट अभी साइन हुआ है, ठीक है, अभी भी साइन हुआ, 2020 में ही साइन हुआ है, 22 में, सॉरी, इसी साल, अभी इसी मंथ में इनफैक्ट साइन हुआ है। तो ये अभी साइन हुआ है 2022 में, लिख लो। और चाइना ने जिबौती कंट्री है एक अफ्रीका में, जिबौती के शायद भी 2017 में साइन किया हुआ है। हाँ, जिबौती कंट्री है, जिबौती, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार, बट यही ऐसा ही है कुछ। ठीक है, ये अफ्रीका में है, इसको जिबौती बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ऐसे ही लिखते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, रेड सी के यहाँ पे है, रेड सी के यहाँ पे, जो रेड सी है ना, लाल सागर, वहां पर है ये छोटा सा कंट्री है जिबौती। तो यहां पर इन लोगों ने, चाइना ने 2017 में इन लोगों ने मिलिट्री बेस अपना बनाया है, वो है, मतलब इसके साथ भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट चाइना का साइंड है। मतलब सोच रहे हो, ये अफ्रीका में भी है, अफ्रीका में भी इन लोगों ने बना लिया है, पैसिफिक ओशियन में भी, सैल्मन आइलैंड में ये लोग अब कर रहे हैं एग्रीमेंट। तो चाइना हर जगह अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इससे उसकी मिलिट्री वहां पे पहुंच सकती है। तो जितना ज्यादा जगह मिलिट्री पहुंचेगी उतना ज्यादा बाकी कंट्री को वॉर के टाइम पे रिस्क हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम दूसरे कंट्री को हो रहा है चाइना की एक्टिविटी के साथ की वजह से। ठीक है, और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। कोई डाउट?